हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो दिस इज़ प्रीलिम्स बूस्टर नंबर 7, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे कुछ यूपीएससी के लिए। सो द फर्स्ट टर्म वाज महाकाल टेम्पल विच इज़ इन उज्जैन एंड वील स्टडी समथिंग अबाउट हिंदुज़म ऑल्सो। तो अभी क्या हुआ है कि श्री महाकाल लोक कॉरिडोर को इनाग्रेट किया है पीएम ने इन मध्य प्रदेश उज्जैन। और इससे पहले विश्वनाथ टेम्पल जो वाराणसी में और केदारनाथ श्राइन जो उत्तराखंड में है वहाँ पे भी ये कॉरिडोर इनाग्रेट किए गए थे। और महाकाल टेम्पल जो ये तीसरा ज्योतिर्लिंग साइट है जहाँ पे मेजर अपलिफ्टमेंट देखा जा रहा है। और इसका जो अमाउंट रहेगा 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 4 टाइम्स द साइज ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ ज्योतिर्लिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पुराणों में कहा गया है कि लॉर्ड शिव जो थे ये एक्चुअली में आए कैसे थे, पुराण, ठीक है, सॉरी ज्योतिर्लिंग आए कैसे थे, तो उसके बारे में बताया है। यहाँ पे पूरा प्रॉपर नहीं दिया गया, यहाँ पे बस बताया है कि लॉर्ड शिवा पियर्स द वर्ल्ड एज एन एंडलेस पिलर ऑफ लाइट। तो बेसिकली क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कंपटीशन हुआ था कि हु इज़ मोर सुपीरियर। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक तरफ ब्रह्मा जी थे, एक तरफ विष्णु जी थे। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, हम डिसाइड करते हैं। तो क्या हुआ कि आपको पता है कि 3 लोक माने जाते थे। तो शिव जी ने एक लाइट का पिलर बन के उस फॉर्म में वो आए, जो कि 3 लोकों से क्रॉस हो रही थी वो पिलर। तो अब इनको कहा कि आप है ना इसका एंड खोजिए। तो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए इसका एंड खोजने, विष्णु जी नीचे की तरफ गए। अब हुआ ये कि किसी को भी एंड नहीं मिला, लेकिन ऐसे में विष्णु जी ने सच बोल दिया कि नहीं मिला और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। तो क्या हुआ कि उससे शिव जी को गुस्सा आया एंड उन्होंने कहा कि आपकी कभी पूजा नहीं की जाएगी, ब्रह्मा जी को कहा। एंड उनके जो क्रोध था उसकी वजह से ये जो पिलर ऑफ लाइट था ये अलग अलग जगह पे जाके गिरा। एक्चुअली में 64 प्लेसेस पे गिरा था, बट जो इसमें से 12 मेजर हैं उनको मेन ज्योतिर्लिंग साइट्स कहा जाता है। तो ये आपको मैंने ब्रीफली थोड़ा सा माइथोलॉजी से रिलेटेड भी आपको बताया। सो दिस इज कंसिडर्ड अ मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा। और इसके अलावा महाकाल के अलावा कहाँ कहाँ पर है ज्योतिर्लिंग, तो गुजरात में सोमनाथ में और नागेश्वर में है, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन में है, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में भी है, उत्तराखंड में केदारनाथ में है, देन महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर एंड कृष्णेश्वर। ओके, एंड विश्वनाथ इन वाराणसी, बैद्यनाथ in Jharkhand and Rameshwar in Tamil Nadu. So please remember these places also. अब महाकाल की खास बात क्या है, ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी डायरेक्शन साउथ की तरफ है। बाकी सारे ज्योतिर्लिंग जो है वो ईस्ट की तरफ फेस करते हैं। और जो डायरेक्शन ऑफ डेथ भी है वो भी साउथ मानी जाती है। इसलिए लोग महाकाल में इसलिए भी पूजा करने आते हैं कि उनकी अनटाइमली डेथ ना हो, है ना, वक्त से पहले ना हो जाए इसलिए। अब एक लेजेंड भी है कि कैसे बना। तो एक राजा थे चंद्रसेन जो कि उज्जैन में रूल किए थे और शिव डिवोटी थे। तो उस टाइम पे ये माना जाता है कि शिव जी जो हैं वो महाकाल के फॉर्म में आए और उनके सारे एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर वो वहीं पर ही बस गए एज द चीफ डीटी। और इसके अलावा महाकाल मंदिर का आपको मेंशन दूसरे कई इंडियन पोएटिक टेक्स्ट में भी मिलता है। फॉर एग्जांपल इन मेघदूतम जो कि कालिदास ने कंपोज करी थी, उसके अर्लियर पार्ट में इसको कंपोज कब किया गया था, 4th सेंचुरी में। तो इसके अर्लियर पार्ट में महाकाल को डिस्क्राइब किया गया है वन विथ अ स्टोन फाउंडेशन और ऊपर वुडन पिलर की सीलिंग थी। तो उस टाइम पे शिखर या स्पायर नहीं थे और गुप्ता पीरियड में ही शिखरा जो थे वो बनाए गए थे मंदिरों पे। ओके, और जो उज्जैन की सिटी है वो हमेशा से एक प्राइमरी सेंटर रहा है लर्निंग का। और उस टाइम पे इसको अवंतिका कहा जाता था, 6th और 7th सेंचुरी में खासकर ये मेन सेंटर था। और मतलब यू वुड हैव हर्ड अबाउट संदीपनी ऑल्सो, संदीपनी आश्रम वेयर लॉर्ड कृष्णा स्टडीड। एंड उसके बाद में फिर एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस जैसे ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने भी उज्जैन को अपना घर बना लिया था। देन देयर इज सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत जो है ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बेस्ड टेक्स्ट है, 4th सेंचुरी का है उज्जैन। तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या माना जाता था कि जो प्राइम मेरिडियन है यानी कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो उज्जैन से पास होता है और एग्जैक्टली उज्जैन पे वो 0 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलते हैं। हालांकि ये आज सच नहीं है, 0 डिग्री हमें पता है कहाँ से जाता है। एंड उसके अलावा आप मुझे बता सकते हो कि 0 डिग्री कौन कौन सी मेन सिटीज़ से जाता है, जिसके बेसिस पे हम बाकी सारे टाइम कैलकुलेट करते हैं। ओके, और
इसलिए जो वहाँ के सारे जितने भी टेम्पल्स हैं उज्जैन के, वो टाइम और स्पेस से कनेक्टेड थे। तो फॉर एग्जांपल महाकाल टेम्पल, तो महाकाल, काल इज़ फॉर टाइम, ठीक है, तो महाकाल माना जाता है लॉर्ड ऑफ टाइम। उसी तरीके से फिर 18th सेंचुरी में एक ऑब्जर्वेटरी भी बनाई गई थी महाराजा जयसिंह टू द्वारा, जिसको वेधशाला या जंतर मंतर कहा जाता है। वहाँ पे 13 आर्किटेक्चरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को कैलकुलेट करते हैं। और ये माना जाता है कि मिडियवल पीरियड में इस्लामिक रूलर्स जो थे वो यहाँ के प्रीस्ट को डोनेशन भी देते थे प्रेयर्स करने के लिए। और 13th सेंचुरी में लेकिन इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय टर्क रूलर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जब उन्होंने रेड करी थी। और अभी जो लेकिन 5 स्टोरी स्ट्रक्चर है उसको मराठा जनरल राणोजी शिंदे जो थे उन्होंने बनाया है। तो प्लीज़ रिमेंबर दीज नेम्स। 1734 में बनाया गया है और भूमिजा, चालुक्य और मराठा स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर में। ओके, अच्छा, टेल मी व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ भूमिजा स्टाइल। तो जो आपका टेम्पल आर्किटेक्चर रहता है ना, उसका जो मेन टावर होता है उसकी एक स्पेशल बात होती है। तो प्लीज़ टेल मी कि क्या होता है। ओके, मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्रॉ भी कर दिया, बट यू कैन टेल मी व्हाट इज़ भूमिजा। ओके, और उसके बाद में एक सेंचुरी के बाद में मार्बल वॉकवेज वगैरह रिस्टोर किए गए थे बाय द सिंधियास। नेक्स्ट इज़ अबाउट डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। तो अभी 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाए गए हैं। और इनका पर्पस क्या है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया जा सके और बैंकिंग एक्सपीरियंस जो है सिटीजन्स का उसको भी बढ़ाया जा सके। तो ये डीबीओज क्या होते हैं, तो इसके लिए गाइडलाइंस अभी आरबीआई ने दी है इंडियन बैंक एसोसिएशन की रिपोर्ट के बाद में। प्लीज़ इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। बैंकिंग यूनिट इज़ अ डिजिटल बैंकिंग यूनिट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फिक्स पॉइंट यूनिट और हब। एक फिक्स पॉइंट बिजनेस यूनिट या हब होता है जहाँ पे मिनिमम कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है और उसका पर्पस क्या रहता है, फॉर डिलीवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। तो मेनली डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इतना भर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे डीबीयू बनाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको भी डिजिटली सर्विस उसकी दी जाती है। तो आप सेल्फ सर्विस मोड में जाके किसी भी टाइम पे वहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे एक तरीके से आपने देखा होगा एटीएम्स वगैरह, ठीक है, तो वो भी मतलब एक डिजिटल फॉर्म है, बट वो केवल एक ही सर्विस एक दो सर्विसेज ही प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो ये डीबीयूज भी है ना, कुछ इसी तरीके का होगा कि आप कभी भी जाके सेल्फ सर्विस मोड में सर्विसेज ले सकते हैं। तो इनको कौन सेटअप कर सकता है, तो कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स सब कर सकते हैं। और जिनका लेकिन पास्ट बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। तो अब वो टियर 1 से लेकर टियर 6 सेंटर्स तक डीबीयू खोल सकते हैं। और इसके अलावा कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बस आपके पास में पिछला एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो यूनिट्स हैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो वही बताया कि मिनिमम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स होने चाहिए और ये दोनों साइड पे होने चाहिए, जैसे कि लाइबिलिटी साइड के भी और एसेट साइड के भी। यानी मान लो किसी को कुछ डिपॉजिट करना है, कुछ विड्रॉ करना है, तो हर दोनों तरफ के होने चाहिए डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट में। और सर्विसेज कौन सी रहेंगी, कई सारी जो स्कीम्स हो गई बैंकिंग की, है ना, अलग अलग बैंक्स की कुछ स्कीम्स होती हैं। देन करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड, देन डिजिटल किट देना, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड्स, डिजिटल किट्स, यूपीआई, क्यूआर कोड, भीम आधार और पॉइंट ऑफ सेल। और इसके अलावा ये भी है कि अगर मतलब कुछ कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना है कुछ लोन्स के लिए, तो वो सर्विसेज भी रहेंगी, ठीक है। और एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग होगी ऐसे लोन्स की। और यहाँ तक मतलब कि है ना, आप एप्लीकेशन भी ऑनलाइन डिजिटली करोगे और उसके बाद में जो भी स्कीम्स वगैरह रहेंगी वो सारी इसमें कवर्ड रहेंगी। तो जो फिनटेक्स होती है उनके कंपैरिजन में डीबीयू कहाँ पे आते हैं, तो देखो फिनटेक्स भी होते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो होती हैं वो नियो बैंक्स की तरह काम करती हैं। उनके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो नियो बैंक यूज़ किया जाता है, जो कि डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि ये तो मतलब कोई कमर्शियल बैंक सेटअप कर रही है डिजिटल बैंकिंग यूनिट, लेकिन फिनटेक्स क्या करते हैं या नियो बैंक्स क्या करते हैं, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की पार्टनरशिप में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है, जैसे इंडिया में जुपिटर हो गया, फाइव मनी, नियो, रेजर पे एक्स, आपने इनमें से कुछ नाम सुने भी होंगे। और जो वो वाले डीबीयूज हैं तो वो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, है ना, तो वहाँ पे ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज़ वगैरह रहती है। और लेकिन जो नियो बैंक्स होते हैं वो नए प्रोडक्ट इनोवेशन में और ज़्यादा अच्छे डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करने में रहते हैं।
तो कुछ लोग जो हैं ये ऐसी बैंक्स को, चाहे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हो या नियो बैंक्स, इनको ग्लोरीफाइड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी कहा जाता है. फाइन. Then the other important term was Interpol's रेड नोटिस. तो इंटरपोल ने क्या है कि अभी है ना, इंडिया ने सेकेंड टाइम रिक्वेस्ट करी थी कि रेड कॉर्नर नोटिस दिया जाए गुरपंतवंत सिंह पानून को, जो कि कनाडा बेस्ड फाउंडर और लीगल एडवाइज़र है प्रो खालिस्तानी आउटफिट सिक्स फॉर जस्टिस का. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आप याद रख सकते हैं, इट इज़ अ प्रो खालिस्तानी आउटफिट. तो इसके फाउंडर हैं और इसको MHA ने टेररिस्ट की तरह ऑलरेडी लिस्ट कर दिया है अंडर आर UAPA. तो इंटरपोल का कहना है कि इंडिया ने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और UAPA को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि आप तो इसका मिसयूज़ करते हो माइनॉरिटी ग्रुप्स और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को टारगेट करने के लिए, और विदाउट रिस्पेक्टिंग देयर राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड अ फेयर ट्रायल. तो ये उन्होंने हालांकि एक्नॉलेज किया है कि पन्नू जो है वो हाई प्रोफाइल सिख सेपरेटिस्ट है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि उनका देखो पॉलिटिकल डायमेंशन है. तो आप रेड कॉर्नर नोटिस, मतलब ही इज़ नॉट अ टेररिस्ट एज पर इंटरपोल. ओके, तो आप उनको मतलब इस तरीके से वो रेड कॉर्नर नोटिस नहीं दे सकते एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब इंटरपोल क्या है? ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और ये अपने जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके पुलिस फोर्सेस को हेल्प करते हैं उनके एक्शंस को अच्छे से कोऑर्डिनेट करने में. और इसमें है ना, मेंबर कंट्रीज़ को एक वो रहता है कि वो अपना डेटा जो है क्राइम्स और क्रिमिनल्स का वो शेयर भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं. तो इसमें काफ़ी उनको टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट मिलता है. और जो इसका जनरल सेक्रेटेरिएट है उसको हेड सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, और हेडक्वार्टर जो है वो लायन फ्रांस में है. और इसके नेशनल सेंट्रल ब्यूरो करके हर मेंबर कंट्री में रहता है, जो कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जनरल सेक्रेटेरिएट के लिए भी और बाकी NCBs के लिए भी. और जो NCB रहता है उसको पुलिस ऑफिशियल्स उस कंट्री के रन करते हैं, और हमारे यहाँ पे ये MHA के अंडर आता है. और इंटरपोल के पास में 19 पुलिस डेटाबेसेस हैं जहाँ पे क्राइम्स और क्रिमिनल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, उनके फिंगरप्रिंट्स, नेम्स वगैरह सब रहते हैं, जो कि रियल टाइम में सारी कंट्रीज़ को एक्सेसिबल रहते हैं. और इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट भी दिया जाता है, जैसे फोरेंसिक्स एनालिसिस असिस्टेंस हो गया लोकल इन लोकेटिंग फ्यूजिटिव्स अराउंड द वर्ल्ड. ओके, अब रेड नोटिस क्या होता है? तो जो भी क्रिमिनल्स या सस्पेक्ट्स, ये मान लिया जाता है कि वो दूसरी कंट्री में भाग जाएंगे, तो उनको मतलब ताकि वो जस्टिस से अपने आप को बचा सकें, तो ऐसे लोगों को रेड कॉर्नर नोटिस दिया जाता है या रेड नोटिस. और इसमें जितने भी पुलिस फोर्सेस है अक्रॉस द वर्ल्ड उनको मतलब अलर्ट कर दिया जाता है कि ये फ्यूजिटिव है, यानी कि यहाँ से भागे हुए हैं उस कंट्री से. ओके, और रेड नोटिस कैसे फ्यूजिटिव्स को दिए जाते हैं जो कि वांटेड है या तो प्रोसिक्यूशन के लिए या तो किसी सेंटेंस को सर्व करने के लिए. और रेड नोटिस एक तरीके से केवल एक रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये एक रिक्वेस्ट होती है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए वर्ल्ड वाइड कि आप उस इंसान को लोकेट करके प्रोविजनली अरेस्ट कर सकें जिसका मतलब जिसका एक्स्ट्रेडिशन मांगा गया है या जिसका सरेंडर चाहा गया है. ओके, और इसमें है ना इंफॉर्मेशन रहती है जिससे है ना आप वांटेड पर्सन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे इसमें उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, फिजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे आई कलर, हेयर कलर और बायोमेट्रिक डेटा, पिक्चर, ये सारी चीज़ें होंगी. और इसके अलावा क्या क्राइम क्या है वो भी रहेगा. तो जो भी मेंबर कंट्री होती है वो रिक्वेस्ट कर सकती है इंटरपोल को कि आप रेड नोटिस इशू करो, और ज़रूरी नहीं कि वो फ्यूजिटिव की होम कंट्री हो, जहाँ पे उसने क्राइम किया है वो कंट्री ये रिक्वेस्ट कर सकती है. ओके, और लेकिन RN सारे जो केसेस होते हैं उसको पब्लिकली अपनी वेबसाइट पे डालते भी नहीं है, केवल वही डाले जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं जहाँ पे पब्लिक की हेल्प चाहिए होती है उस इंडिविजुअल को लोकेट करने के लिए, या फिर वो इंडिविजुअल जो है वो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट होता है. ठीक है, तो अब कुछ इंडियंस जो हैं इस लिस्ट में, वो एग्जांपल है मेहुल चौकसी और नीरव मोदी. तो अब क्या जो रेड नोटिस होता है वो वारंट ऑफ अरेस्ट होता है? तो नहीं, ये नहीं होता. अभी आपको पता है, केवल एक ये रिक्वेस्ट होता है, ये एक इंटरनेशनल वांटेड पर्सन्स नोटिस है. और इसमें क्योंकि खुद इंटरपोल नहीं चाहता उन इंडिविजुअल्स को जिस कंट्री ने रिक्वेस्ट की है उनको चाहिए, तो इसके लिए वो किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप जाके उसको अरेस्ट करो उस पर्सन को, और वो उस कंट्री के ऊपर है वो डिसाइड करे कि मतलब रेड नोटिस को कितनी लीगल वैल्यू देनी है या नहीं देनी है. और अगर कोई भी रेड नोटिस इशू किया जाता है तो वो इंटरपोल के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता है, और उसमें जो स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स रहता है वही चेक करता है कि ये रूल्स के मुताबिक है कि नहीं है, इसलिए उसको इशू किया जाता है. और इंटरपोल का ये भी कहना है कि ये केवल तब किया जाता है जब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है उसने जो फ्यूजिटिव है उसके अगेंस्ट चार्जशीट का कोई कॉग्निजेंस लिया है. तो अभी के लिए इसलिए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है. फाइन.
Okay, now next important term is SLBM launch and INS अरिहंत. So मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया है कि हमारा जो इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है INS अरिहंत, उसने अभी न्यूक्लियर केपेबल SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, प्लीज़ ये फुल फॉर्म याद रखना, उसको लॉन्च किया है बे ऑफ बंगाल में और काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी थी. तो जो ये टेस्ट था ये हमारे न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन या SSBN जो प्रोग्राम है उसके लिए सिग्निफिकेंट था, विच इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस केपेबिलिटी. ठीक है, SSBN का फुल फॉर्म होता है सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर. एंड व्हाट इज़ द न्यूक्लियर डिटरेंस केपेबिलिटी? एक्चुअली में ये एनिमी को एक तरीके से दिखाने के लिए कैपेबिलिटी होती है कि अगर आप न्यूक्लियर स्ट्राइक करोगे तो यू योरसेल्फ विल ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड. तो मतलब सामने वाले को न्यूक्लियर यूज़ करने से रोकने के लिए जो होती है उसको बोलते हैं इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी. ओके, अब देख लेते हैं एक एक करके सबमरीन और मिसाइल के बारे में. सो सबमरीन जो है INS अरिहंत, इसको लॉन्च किया गया था 2009 में और इसको कमीशन किया था 2016 में. ये इंडिया का पहला इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल केपेबल सबमरीन है और जिसको याद रखना सीक्रेटिव एडवांस्ड वेसल प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया है. सीक्रेटिव एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंडर बनाया है और ये प्रोजेक्ट कब इनिशिएट हुआ था? 1990s में. अब जो INS अरिहंत और उसकी जो सबमरीन्स का क्लास है उसको SSBN कहा जाता है और यही दिखाने के लिए कि ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं. ओके, तो अब लेकिन कौन इनको ऑपरेट करता है? तो देखो, इस वेसल को तो नेवी ऑपरेट करती है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं जो कि इनसे निकलते हैं, SSBN से निकलते हैं, वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के परव्यू में आते हैं जो कि इंडियाज़ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का पार्ट है. ओके, तो मिसाइल और न्यूक्लियर का कौन देखता है? वो इंडिया का न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंडर इंडिया स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ये चीज़ देखता है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. अब नवंबर 2019 में INS अरिहंत ने अपना पहला डिटरेंस पेट्रोल कंप्लीट किया था, जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अब इंडिया के पास में सर्वाइवेबल न्यूक्लियर ट्रायड है. दैट इज़ इट. हमारे पास में ट्रायड का मतलब क्या है कि अब हम न्यूक्लियर स्ट्राइक्स लॉन्च कर सकते हैं तीनों प्लेटफॉर्म्स यानी लैंड, एयर और सी प्लेटफॉर्म से. ठीक है, और जो सेकेंड है अरिहंत क्लास में सबमरीन, उसका नाम है SSBN अरिघत और इसको 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये अभी भी इसमें सी ट्रायल्स चल रहे हैं. जो ये SLBM से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनको K फैमिली भी कहा जाता है और इसको ओरिजिनली किसने डेवलप किया है? DRDO ने किया है, इंडिजिनसली किया है इसको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. और ये K फैमिली जो है इसका कोड नेम दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे, हु वॉज द सेंटर फिगर इन इंडियाज मिसाइल एंड स्पेस प्रोग्राम्स. है ना, तो मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम्स के सेंटर फिगर थे एंड ऑल्सो आर 11th प्रेसिडेंट. अब ये जो मिसाइल्स है, क्योंकि इनको सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा इसलिए काफ़ी लाइट, कॉम्पैक्ट और स्टेल्थियर है एज़ कम्पेयर टू द लैंड बेस्ड काउंटर पार्ट. कौन है इनके लैंड बेस्ड काउंटर पार्ट? अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल. और वो मीडियम और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक एसेट्स हैं. ओके, अग्नि का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा आपका, मीडियम और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के हैं. और K फैमिली का ही एक पार्ट है SLBM K-15, जिसको B-05 या सागरिका भी कहते हैं और इसकी जो रेंज है वो 750 किलोमीटर्स है. और INS अरिहंत जो है, अब ये ऐसे K-15 एक डज़न K-15 को कैरी कर सकता है. और इसके अलावा हमने K-4 मिसाइल्स का भी सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जिनकी जो रेंज होती है वो 3500 किलोमीटर होती है. ओके, और फिर वही है कि मतलब आगे जाके हम K-4 को भी डिप्लॉय कर देंगे INS अरिहंत पे. और दूसरे भी K फैमिली के कुछ मेंबर्स इन्होंने बताए, जैसे K-5 हो गया, K-6 हो गया, तो इनकी 5000 और 6000 किलोमीटर. देखो, 5 है तो 5000 किलोमीटर है और K-6 था तो 6000, 4 था तो इसकी 3500 करीब थी. ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो जो कैपेबिलिटी है ऑफ बीइंग एबल टू लॉन्च न्यूक्लियर वेपन सबमरीन प्लेटफॉर्म्स, उसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है न्यूक्लियर ट्रायड को अचीव करने के लिए. मैंने बता दिया आपको. और ख़ासकर जब हमारी जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है. नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी क्या होती है कि अगर कोई भी ऐसा वॉर इवेंट या होता है तो हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने वाला यूज़ करता है तो ये भी याद रखना कि जो हमारा ये 2003 का प्रोग्राम था उसमें हमने कहा था, ये अभी मैं आपको बताऊँगी, तो उसमें हमने कहा था
कि मतलब अगर सामने वाले ने किया तो उसको बहुत ही ज़्यादा अनरिपेयरेबल लॉसेस होंगे, फाइन। और तो अब ये जो सी बेस हमारा अंडर वाटर न्यूक्लियर केपेबल एसेट्स हैं, जो सबमरीन जैसे अभी बताई न्यूक्लियर केपेबल हैं, तो इससे हमारी सेकंड स्ट्राइक केपेबिलिटी, अब नो फर्स्ट यूज़ है तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्ट्राइक, तो इससे हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस भी बड़ा रहेगा और सेकंड स्ट्राइक केपेबिलिटी भी बड़ी रहेगी। तो इन सबमरीन्स की खास बात ये है कि भाई अब बोलोगे कि अगर सामने वाले ने पहले अटैक कर दिया ख़त्म हो गई, तो नहीं, ऐसा नहीं है। दे कैन सर्वाइव द फर्स्ट स्ट्राइक बाय द एडवाइजरी, और साथ में फिर रिटेलिएशन में स्ट्राइक भी लॉन्च कर सकते हैं। इसलिए ये जो इसको कहा जाता है क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस, यानी कि न्यूक्लियर डिटरेंस है। और क्रेडिबल क्यों है, क्योंकि अगर सामने वाले ने किया तो हम बच भी जाएंगे और फिर उस पर स्ट्राइक भी कर देंगे, राइट। और जो ये कैपेबिलिटीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो रिलेशंस हैं विद चाइना एंड पाकिस्तान से, एज यू ऑल नो, दे आर काइंड ऑफ सार, एंड ऐसी पॉसिबिलिटीज़ पूरा टाइम बनी रहती है, ओके। और इसके अलावा इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, जैसे 2021 की यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिपोर्ट आई थी ऑन मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट। उसमें चाइना के लिए कहा गया था कि जो वहाँ की नेवी है, PLA नेवी कहा जाता है उसको, वहाँ पे अभी करंटली 6 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, और इसके अलावा 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं एंड 46 डीजल पावर्ड अटैक सबमरीन्स, ठीक है। तो इनका मानना है कि 2020 में करीब 65 to 70 जो है सबमरीन्स तो रखेंगे ही रखेंगे। अब ये तो भाई इनका एस्टिमेट है, अब असली में क्या चल रहा है वो तो हमको पता नहीं है ना। तो एंड चाइना जितना मतलब क्लोज्ड टाइप की कंट्री है, तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेक्ट भी आप नहीं कर सकते, ओके। और पाकिस्तान नेवी जो है इट ऑपरेट्स 5 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स एंड 3 मिनी सबमरीन्स, तो इसको तो कुछ नहीं है, तो अगर करेगा अटैक तो एक बार में ख़त्म कर देंगे, राइट। और तो अभी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वही कहा है कि हमारा क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज़ जो है ये हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में काफ़ी पिविटल हैं। और इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इसी को पब्लिक किया गया था जनवरी 2003 में, और उस टाइम पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हमारा प्रोग्रेस को रिव्यू किया था, और उसके बाद में ये डॉक्ट्रिन फिर बनाया गया था, ओके। और इसके की पॉइंट्स क्या हैं ये आप प्लीज़ याद रखिएगा हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के। एक तो है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, ये देखो वही बार बार टर्म आ रहा है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ओके। देन पोस्चर ऑफ नो फर्स्ट यूज़, ये कीवर्ड्स हैं तो आप इसको प्लीज़ याद रखिएगा। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट बनाना, नो फर्स्ट यूज़ का पोस्चर रहना। इसका मतलब देखो यहाँ बताया है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तभी यूज़ किए जाएंगे रिटेलिएशन में अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक, जब न्यूक्लियर अटैक होता है इंडियन टेरिटरी पे या फिर ऑन इंडियन फोर्सेस एनीवेयर। और ये भी देखो दिया गया है कि ये जो रिटेलिएशन रहेगा ये बहुत मैसिव रहेगा एंड इट विल इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। तो सोच ले सामने वाला अगर अटैक किया तो बहुत ही ज़्यादा बुरा डैमेज होगा। और लेकिन ये जो रिटेलिएटरी अटैक्स हैं इनको केवल सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप ऑथराइज कर सकती है थ्रू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया, फाइन। लास्ट आते हैं ऑन बिजोय इमैनुअल केस एंड स्प्लिट वर्डिक्ट। तो देखो अब ये जो केस है ना इमैनुअल केस, ये तो पुराना, ये 1986 का है, लेकिन यहाँ पे अभी हम इसकी बात क्यों करेंगे, क्योंकि हिजाब बैन के केस में अभी स्प्लिट वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे एक जज ने इस केस का रेफरेंस दिया है, ओके। तो इसके लिए आपको इस केस के बारे में भी अभी बता देंगे। तो कर्नाटका हिजाब बैन केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, और इसलिए अब ये मैटर का ये CJI के पास गया है, तो आगे बड़ी बेंच को शायद रिफ़र किया जाएगा। तो एक्चुअली में जस्टिस हेमंत गुप्ता जो थे उन्होंने हाई कोर्ट, जो कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर था वहाँ पे उन्होंने मतलब अपील्स को अलाउ किया था कि हिजाब बैन जो है वो नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने फिर इसको डिसमिस कर दिया था, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इन अपील्स को अलाउ कर दिया है, ओके। तो अब जस्टिस धूलिया ने जो है वो बिजोय इमैनुअल केस का रेफरेंस दिया है, और ये कहा है कि ये जो केस था ये इस इशू को पूरी तरीके से कवर करता है, ओके। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया था, जैसे जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना ये था कि हिजाब जो है वो कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इनका कहना यहाँ पे ये था कि कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये तो मतलब आप ऐसे पहनते हो तो इसकी वजह से आप इसको मतलब ये यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं हो सकता है, इसलिए इसका सवाल ही नहीं उठता, इट इज़ नॉट अ एसेंशियल प्रैक्टिस।
तो अब यहाँ पे जस्टिस धूलिया का कहना ये था कि मेरे ओपिनियन में कि ये पूरा जो कंसेप्ट है ये इसका यहाँ पे सवाल ही नहीं है, ठीक है, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल 19(1)(a) और 25(1) का है, जो कि क्या बताता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। तो ये बेसिकली एक मैटर ऑफ चॉइस है, और इसलिए उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी बिजॉय इमैनुअल केस में, उससे ये इशू जो है पूरी तरीके से कवर हो जाता है। अब ये बिजॉय इमैनुअल केस के बारे में भी देख लेंगे। क्या हुआ था कि 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बच्चे थे, जेहोवा विटनेस एक्ट के थे, ओके, जेहोवा विटनेस एक्ट के थे। तो केरला में जब उनका स्कूल था वहाँ पे नेशनल एंथम हो रहा था, तो ये जो है उसमें ऑल्दो दे स्टूड अप, मतलब उसके रिस्पेक्ट में, बट ये नहीं गा रहे थे नेशनल एंथम, जिसकी वजह से स्कूल ने इनको सस्पेंड कर दिया था। एंड दस द मैटर वॉज टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन बच्चों को प्रोटेक्शन दिया था, और उन्होंने कहा कि अगर इनको फोर्स किया जाता है तो इससे इनका फंडामेंटल राइट टू जो रिलीजन है वो वायलेट होता है। तो वहाँ पे जो मतलब बच्चों के फादर थे, उनका कहना ये था कि एज़ पर मतलब जेहोवाज विटनेसेस कि उन केवल जेहोवा जो उनके गॉड होते हैं उसी की पूजा की जानी चाहिए, और नेशनल एंथम भी एक तरीके से प्रेयर थी। तो दे स्टूड अप इन रिस्पेक्ट बट देयर फेथ डिड नॉट अलाउ देम टू सिंग इट, ठीक है। तो हुआ क्या था, 85 में कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में ये 3 बच्चे थे, बिजॉय इमैनुअल और बिनू एंड बिंदु, तो इनको सस्पेंड कर दिया गया था। और स्कूल कौन सा था, इट वाज रन बाय अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नायर सर्विस सोसाइटी, और वहाँ पे और भी सेक्ट के बच्चे थे। और इसके बाद में जो है ये सुप्रीम कोर्ट जब गए थे तो उन्होंने एक फेवरेबल वर्डिक्ट दी थी, लेकिन वहाँ पे फिर भी फादर का कहना ये था कि मैं अपने बच्चों के राइट को केवल बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया था कि उनको सस्पेंड कर दिया गया तो उनको राइट टू एजुकेशन मिले वापस स्कूल में भेज के। बेसिकली वो ही वेंट देयर दैट कि फ्रीडम ऑफ वर्शिप होना चाहिए। तो उस टाइम पे कोर्ट ने क्या बोला था, तो उस टाइम पे कोर्ट ने है ना ये कहा था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एंड द राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन, ये बहुत ही फंडामेंटल क्योंकि राइट्स हैं, तो इनके ऊपर भी इन्होंने कहा था कि ये आर्टिकल ऑफ फेथ है एक्चुअली में। और इसका मेन इसको यहाँ पे फंडामेंटल राइट में रखने का रीज़न क्या था, क्योंकि जो ट्रू डेमोक्रेसी है उसका रियल टेस्ट तभी होता है जब केवल एक इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी को भी अपनी आइडेंटिफिकेशन मिल पाए उसमें, ठीक है ना। तो अगर बहुत कम भी लोग हैं, अगर ये जेहोवास, कई सारे आप में से लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, इवन आई हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अगर ऐसी भी अगर बहुत इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी भी है तो वो अपनी आइडेंटिटी को इसमें खोज पाएँ कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी वजह से आर्टिकल 25 बनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो हमारा ट्रेडिशन है, इट टीचेस टॉलरेंस, आर फिलोसफी प्रीचेस टॉलरेंस, आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिसेस टॉलरेंस। ये लाइन लिख के ना इसके ऊपर एक ऐसे भी लिख लो, कई बार है ना यही होता है कि ये कुछ बोल देते हैं और डायरेक्ट लाइन उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए है ना फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बच्चों को रीएडमिट कराया था। अब क्या हुआ है कि जो स्प्लिट वर्डिक्ट हुई है, तो वहाँ पे इस केस के ऊपर स्प्लिट वर्डिक्ट कब होती है, जब बेंच जो है वो किसी केस पे मतलब एक मेजॉरिटी नहीं आ पाती है, कोई यूनानिमस डिसीजन नहीं आ पाता है, और ये अक्सर तब होता है जब इवन नंबर ऑफ जजेस होते हैं। इसलिए अक्सर जजेस जो हैं वो ऑड नंबर्स में बैठते हैं, 3, 5, 7। लेकिन जो डिवीजन बेंचेस होती हैं वो भी काफ़ी कॉमन है, डिवीजन बेंचेस यानी कि 2 जज बेंच। अब क्या हुआ है कि अब जो स्प्लिट वर्डिक्ट आ गई है तो केस बड़ी बेंच के पास जाएगा, और 3 जज भी हो सकती है, और इसलिए अभी सीजेआई कौन होता है, मास्टर ऑफ द रोस्टर, यानी वही डिसाइड करते हैं कि कौन उसके ऊपर हियरिंग करेगा, राइट। तो अब उन्हीं के ऊपर है कि वो कैसी बेंच फिर आगे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। प्लीज आंसर लिखते जाइएगा, मैं आपको साइड बाय साइड बताते जाऊंगी, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपका परफॉर्मेंस कैसा था, राइट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है महाकाल टेम्पल और उज्जैन के बारे में सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट से इसकी जो अर्ली पार्ट है मेघदूतम का, जो कि 4th सेंचुरी में कंपोज किया गया था बाय कालिदासा, उसमें महाकाल का डिस्क्रिप्शन है। सेकंड स्टेटमेंट है कि महाकाल केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका फेस वेस्ट की तरफ है, बाकी ज्योतिर्लिंग ईस्ट की तरफ फेस करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट से कि उज्जैन जो था इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी सेंटर्स ऑफ लर्निंग फॉर हिंदू स्क्रिप्चर्स, और उसको उस टाइम पे अवंतिका कहा जाता था। एंड 6th एंड
7th century BC. लास्ट स्टेटमेंट से इसके एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस जैसे ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जो थे उन्होंने उज्जैन को अपना होम बनाया था. ओके इजी क्वेश्चन था, मैं आपको आंसर बता देती हूँ. सो द आंसर इज बी. तो वेस्ट की तरफ नहीं, किस तरफ फेस है? साउथ की तरफ है, राइट. सेकंड क्वेश्चन इज जुपिटर नियो रिजर्व पे एक्स ऑफन सीन इन द न्यूज कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज डिजिटल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स या नियो बैंक्स. अभी बताया है, इजी है. इसका आंसर है डी. थर्ड क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरपोल. तो इंटरपोल या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, जो कि हेल्प करती है पुलिस फोर्सेस को इन सारी कंट्रीज में उनके एक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए. सेकंड स्टेटमेंट है कि इंटरपोल लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को कंपेल नहीं कर सकती रेड नोटिस का जो सब्जेक्ट है उसको अरेस्ट करने के लिए. थर्ड स्टेटमेंट है कि इंटरपोल खुद इंडिविजुअल्स को नहीं, वो वांटेड उनके यहाँ पे नहीं होते, दे आर वांटेड बाय अ कंट्री और an international tribunal. And last statement is Interpol connect all member countries via communication system जिसका नाम है I-24/7. ओके तो इसका आंसर है ए, क्योंकि ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ SLBM लॉन्च्ड फ्रॉम अरिहंत. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट कहता है कि सबमरीन जो है दे कैन अचीव क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस. सेकंड स्टेटमेंट है इट्स स्ट्रेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक पोस्चर्स ऑफ नो फर्स्ट यूज. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन. तो आंसर इज सी. दोनों स्टेटमेंट सही है, आपको बता दिया है. और बिजॉय इमैनुअल केस के रिलेशन में पूछा गया है आर्टिकल 19, ये किससे रिलेटेड है? 19, 20, 21, 25. तो आपके ऑप्शन है ओनली 1, 1, 2 and 4, 1 and 3 या फिर 1 and 4. वेरी इजी. सो द आंसर इज डी. ओके आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 से रिलेटेड है. यही था इस वीडियो से. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड डू कमेंट योर फीडबैक. दैट्स ऑल फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.